आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें, शेयर कमेंट जरूर कीजिए। हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है स्थानीय शासन। स्थानीय स्वशासन, ये टॉपिक हमारा स्थानीय स्वशासन कक्षा 12 का टॉपिक है। कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान का विषय का है। राजनीति विज्ञान विषय के ये टॉपिक है और इसके अंदर पार्ट बी में लेसन नंबर 23 है। अब स्थानीय स्वशासन ये आपको कक्षा 12 कि राजनीति विज्ञान और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायता करेगा। हमारे देश में स्थानीय स्वशासन के 2 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? हमारे देश में 2 स्तर हैं। स्थानीय स्वशासन के हमारे देश में 2 तरह के स्तर हैं। एक है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। एक है शहरी स्थानीय स्वशासन। इसको ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जो ग्रामीण भारत की आत्मा गांव में निवास करता है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को हम कहते हैं पंचायती राज। पंचायती राज भी कहते हैं। भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन काल से, यानी प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था थी। भारत में प्राचीन काल से पंचायती राज व्यवस्था थी। शासन प्रणाली चोल शासन में एक शासन था, चोल शासन। जब चोल शासन होते थे उस समय इसका पंचायती राज का आदर्श रूप था। भारत के अंदर जब चोल शासन करते थे तब पंचायती राज का आदर्श रूप था। एक इतिहासकार है अल्टेकर, इतिहासकार एक है अल्टेकर। उसने क्या कहा कि भारतीय गांव को छोटे छोटे गणराज्यों की संज्ञा दी ने भारतीय गांव को छोटे छोटे गणराज्यों की संज्ञा दी है। यानी उस इतिहासकार का नाम क्या है, याद रखना। इतिहासकार है अल्टेकर। उसने कहा कि भारत के जो गांव हैं उनको छोटे छोटे गणराज्यों की संज्ञा किसने दी? इतिहासकार अल्टेकर ने दी। इतिहासकार अल्टेकर ने उसकी संज्ञा दी। स्वतंत्रता के पश्चात, हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात एक 1957 में एक समिति बनी, बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी, जिन्होंने पूरे देश में कैसी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापना की बात कही। यानी स्वतंत्रता के पश्चात एक समिति बनी 1957 में। उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति, जिसने सिफारिश की कि भारत में
कैसी पंचायती राज व्यवस्था हो, कैसी हो, त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तर हो, एक तो खंड स्तर पर हो और 3 स्तर गांव पे, ग्राम स्तर की बात करता था, खंड स्तर की और जिला स्तर की वो बात करता था। इस पे भी चर्चा करेंगे कि कौन से कैसे कैसे स्तर थे। इस बलवंत राय मेहता समिति को लागू करने वाला, इस समिति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? प्रथम राज्य बना राजस्थान। बलवंत राय मेहता समिति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? यानी जो बलवंत राय मेहता समिति के 3 स्तर हैं उसी को राजस्थान में अपनाया गया है। सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर में इसमें शुरुआत किया गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। और बलवंत राय मेहता समिति में कितनी सिफारिशें पर रिवीजन की ओर देखें हम कि बलवंत राय मेहता समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी जो 1957 में गठन किया गया। बलवंत राय मेहता ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर होनी चाहिए, खंड स्तर, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पे सरपंच, पंच वगैरह वार्ड बनाए गए। खंड स्तर पर जो पंचायत समिति सदस्य आपने बीडीसी मेंबर, आपने पंचायत समिति सदस्य जिनके अंदर मुखिया प्रधान होता है, और जिला स्तर के ऊपर जो जिला परिषद सदस्य है डीडीसी, जिन्हें 50,000 वाले कहते हो, इनका प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख। ये सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दी गई थी। अब हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां। नेक्स्ट है हमारा पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित क्या समितियां? कौन कौन सी समितियां बनी, मुख्य समितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं अशोक मेहता समिति। 1 नंबर पे हमने लिया अशोक मेहता समिति, ठीक है। तुलनात्मक भी अध्ययन करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। अशोक मेहता समिति, ये समितियां पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति कब गठित की गई? 1977 में, 1977 ईस्वी में इसका गठन किया गया। और इन्होंने कहा कि जो ग्राम पंचायत है, इस समिति की सिफारिश थी ग्राम पंचायत के स्थान पे इसने कहा कि मंडल पंचायत का गठन किया जाए। ग्राम पंचायत की जगह किसका गठन किया जाए? मंडल पंचायत का गठन किया जाए। इसने सिफारिश नहीं इसकी, इसने और क्या बात की कि जिला परिषद के अधीन होने चाहिए, यानी जिला परिषद के अधीन जिला कलेक्टर और एवं अन्य अधिकारी। देखिए क्या कह रहा है, अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट दी ग्राम पंचायत है उसकी जगह हटा दो, उसको मंडल पंचायत बना दो। जिला परिषद के अधीन होना चाहिए, यानी जो सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है उसी के नियंत्रण में कलेक्टर को दिया है। कलेक्टर को सभी सम्मान न मान के इसकी रिपोर्ट है समिति की कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसी को
प्रमुख माना जाए। इन्होंने कहा कि संस्थाओं की चुनाव दलगत होने चाहिए। इनकी पहली रिपोर्ट ये थी, दूसरी ये, तीसरी संस्थाओं के चुनाव, पंचायती राज संस्था है, उनकी संस्थाओं के चुनाव कैसे होने चाहिए? दलगत आधार पर। संस्थाओं के चुनाव कैसे होने चाहिए? दलगत आधार पे, यानी पार्टी बेसिस होने चाहिए। और उसके अंदर जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है और महिला, इनको क्या देना चाहिए? आरक्षण। देखो, समिति बनाई, उसकी रिपोर्ट पेश कर दी, जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं कि सरकार उन सबको माने। इन्होंने कहा पांचवी रिपोर्ट कि स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका बढ़ाई जाएगी। भूमिका बढ़ाई जाए, ये मुख्य सिफारिश थी अशोक मेहता की। 5 मुख्य सिफारिश थी अशोक मेहता समिति के बारे में। 1977 के अंतर्गत ये बनी। पहली सिफारिश इसकी कि ग्राम पंचायत के स्थान पर मंडल पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। दूसरी, जो भी सीईओ होता है, यानी जिला परिषद के अंतर्गत कलेक्टर एवं अन्य प्रमुख पदाधिकारी जिला परिषद के अंतर्गत होने चाहिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि कलेक्टर सर्वेसर्वा, इनमें सर्वेसर्वा किसको बनाया? मुख्य कार्यकारी संस्थाओं के चुनाव पार्टी बेसिस पे होने चाहिए। जबकि पंचायती राज में अभी 2 स्तर पे तो पार्टी बेसिस होते ही हैं, केवल ग्राम स्तर पे बिना पार्टी के चुनाव होते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को आरक्षण देने की किसने सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति में। स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका बढ़ाई जाए, जो पंचायती राज में है उनमें स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका बढ़ाई जाए। अगली समिति है जीवी के राव समिति। अगली समिति कौन सी है? दूसरी समिति जीवी के राव समिति। इसकी सिफारिशें क्या है? क्या क्या सिफारिश थी इसने? 1977 में इसका गठन हुआ, जीवी के राव का। देखो, 1985 में गठन हुआ। 1985 के अंदर जीके राव समिति का गठन हुआ और इसने पहली सिफारिश थी कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय शक्ति दी जाए। जीवी के राव समिति ने कहा कि 1985 में थी कि जो भी ग्राम पंचायत उन्हें अधिक वित्तीय पावर दिए जाए। एक प्रश्न बनता है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। राज्य वित्त आयोग के गठन की बात किसने कही? जीवी के राव समिति। पंचायतों का अधिक वित्तीय सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण है। इसका तीसरा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन के साथ इन्होंने संस्थाओं का कार्यकाल 8 वर्ष, संस्थाओं का कार्यकाल 8 वर्ष किया जाना चाहिए। देखिए कि ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय शक्ति दी जाए, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, जो भी संस्थाएं हैं इनका कार्यकाल कितना वर्ष किया जाए? 8 वर्ष से किया जाए। ये 2 हमने पढ़ी है, अभी इसके अगले पढ़ेंगे। प्रमुख समितियां जो पंचायती राज के बारे में हमें दी गई है, उनमें से तीसरी समिति हमारी एम.एल. सिंघवी समिति। तीसरी समिति है एम.एल. सिंघवी समिति।
जो कब बनी? 1986 में। 1985 के जस्ट एक साल बाद, यानी आपके जीवीके राव के बाद एमएल सिंह की समिति बना दी। इसने सबसे पहले ये कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को क्या देना चाहिए? संवैधानिक संरक्षण की बात कही है, संवैधानिक संरक्षण दिया। सबसे पहले एमएल सिंह समिति जो 1986 के अंदर बना, इसने कहा कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इन्हें संवैधानिक संरक्षण दिया जाए। अगले पीके थोंगन समिति, पीके थोंगन समिति, ये भी 1986 में बनी। इसमें क्या सिफारिश थी? इसकी मुख्य सिफारिश तो ये थी। अब पीके थोंगन समिति की क्या सिफारिश थी? पीके थोंगन समिति की सिफारिश थी कि इसमें भी जो ये सिफारिश है सेम एजिट कि जो भी पंचायती राज संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संरक्षण की बात है, संवैधानिक संरक्षण दिया जाना चाहिए। यानी सबसे पहले हमने बलूतराय मेहता समिति के बारे में पढ़ा जो चल रहा है 30 मॉडल, फिर जीवीके राव समिति, उससे पहले हमने पढ़ लिया अशोक मेहता समिति, फिर जीवीके राव समिति, फिर एमएल सिंह समिति, फिर पीके थोंगन समिति। ये प्रमुख 4 समितियां थी। यानी मैं इसको दोबारा आपको पुनरावृत्ति कर दूं कि बलूतराय मेहता के बाद में कौन सी संस्थाएं बनी? अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता बनी। अशोक मेहता की क्या सिफारिश थी? अशोक मेहता ने क्या बताया कि जो भी पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय बना रहा है, इसमें ग्राम पंचायत अशोक मेहता समिति 1977 में बनी, जो ग्राम पंचायत के स्थान पे मंडल पंचायत को बनाया जाए और जो भी सीईओ वगैरह है अधिकारी उनके नियंत्रण में कलेक्टर करना चाहिए। अशोक मेहता ने बताया संस्थाओं के चुनाव दलगत आधार पे होने चाहिए, एसटी/एससी को आरक्षण, स्वयंसेवी संस्थाओं को भूमिका। जीवीके राव समिति जो 1985 में बनी, इसने सबसे पहले आपको ये बताया कि राज्य विधायक का गठन किया जाए और कार्यकाल कितना करना चाहिए? 8 वर्ष करना चाहिए। उसके बाद एमएल सिंह समिति बनी। एमएल सिंह और पीके थोंगन इन दोनों ने क्या कहा कि सबसे ज्यादा संवैधानिक संरक्षण की बात कही। अब हमारे संविधान में जब 2 समितियों ने रिपोर्ट दे दी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आरक्षण देना चाहिए, तब हमारे संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ बहुत बड़े, 73वां संविधान संशोधन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज संबंधी समस्या उससे संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह संशोधन किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है? अधिनियम 1992 के नाम से। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से जाना जाता है। यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ और इस 24 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। क्योंकि 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1993 को ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। जो इस कोई भी अधिनियम होता है, कोई भी पास होता है, हमने कानून निर्माण की प्रक्रिया में हमने खूब अध्ययन किया है, हमारा वीडियो देखे नहीं देखे, उसके अंदर प्रवर समिति का गठन किया जाता है। कोई भी अमेंडमेंट होता है संविधान में, संसद प्रवर समिति का गठन करती है और प्रवर समिति के अध्यक्ष कौन थे? नाथूराम सांसद थे
अध्यक्ष थे सांसद नाथूराम मिर्जा थे, जो बड़ी अच्छी बात है कि वो कहां से थे, राजस्थान से। यानी जो पर्वत समिति बने उसके अध्यक्ष थे नाथूराम मिर्जा, जो राजस्थान से थे। कहां से संबंधित थे? जो राजस्थान से थे। 24 अप्रैल को। अब इसकी जो 73वां संविधान संशोधन की है, इसकी हम विशेषताएं पढ़ेंगे। क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी? विशेषताएं, सबसे पहले ये शासन व्यवस्था, विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। 73वें संविधान संशोधन की विशेषताएं। विशेषताओं में प्रमुख विशेषताएं, पहली आप देखें कि पहली विशेषता है त्रिस्तरीय व्यवस्था है। 3 स्तर है इसके अंदर। 3 स्तर। सबसे छोटा स्तर कौन सा है? ग्राम। फिर खंड स्तर में एक टेबल बनाऊं, त्रिस्तरीय है, इसके अंदर एक टेबल पे चर्चा करें। स्तर निर्वाचित संस्था का नाम, निर्वाचित संस्था का नाम और निर्वाचित पदाधिकारी। 3 तरह के निर्वाचित पदाधिकारी। सबसे पहला 3 स्तर में सबसे पहले ग्राम स्तर की बात करें। ग्राम स्तर के ऊपर संस्था बनती है ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का देखो, वार्डों में तो वार्ड पंच बनते हैं, और ग्राम पंचायत का मुखिया कौन बनता है? सरपंच। दूसरा है खंड या ब्लॉक। खंड के ऊपर या ब्लॉक के ऊपर बनता है मंडल, या हमें साधारणतः राजस्थान में हम कहते हैं पंचायत समिति। इसके अंदर पंचायत समिति सदस्य और इसका प्रमुख होता है प्रधान। कौन होता है? प्रधान। तीसरा है जिला स्तर। जिला स्तर पे जिला परिषद का निर्माण होता है, और इसका प्रमुख होता है, कौन होता है? जिला प्रमुख। और वैसे जिला परिषद सदस्य भी इसमें निर्वाचित होते हैं। जिला परिषद सदस्य भी इसके अंदर निर्वाचित होते हैं। प्रमुख पदाधिकारी इनमें से ये होते हैं। इसका दूसरी विशेषता है, विशेषताओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन। दूसरी विशेषताओं में पंचायती राज इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन। जिस तरह से ग्राम पंचायत का वार्ड पंच और सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचन का तात्पर्य मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिसे जनता सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। तो वार्ड पंच को भी जनता चुनती है, सरपंच को भी, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य, इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। केवल प्रधान और जिला प्रमुख ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। अब आरक्षण की व्यवस्था भी है इसके अंदर। आरक्षण की व्यवस्था है, जातिगत आरक्षण है, यानी SC ST और महिलाओं को भी आरक्षण की व्यवस्था है। तो महिलाओं के लिए 50% का भी कर दिया गया। इसकी चौथी विशेषता है निश्चित कार्यकाल। देखो, पंचायती राज का निश्चित कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्ष होता है। देखो, अभी हमारे राजस्थान में कई चरणों में सरपंच के चुनाव हुए हैं, तो अभी भी डाउट है कि अब जो निर्वाचित हुए वो 4 साल कार्यकाल होगा या 5 साल। देखो, है तो 5 वर्ष, लेकिन इसके अंदर क्या दिया गया है? इसके अंदर ये भी दिया गया है कि यदि समय कार्यकाल पूरा नहीं होता है तब भी सरकार चाहे तो इसे क्या कर सकती है? विघटित कर सकती है। पहले भी विघटित कर सकती है। सबके चुनाव एक साथ भी करा सकती है, ऐसी बात नहीं है कि अलग अलग होंगे। यानी सरकार चाहे, वैसे तो कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित है,
यदि सरकार चाहे तो इन्हें निगेटिव भी कर सकती है, लेकिन 6 माह के अंदर इन्हें चुनाव कराना पड़ता है। एक अगला है इसका पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि राज्य अपना एक अलग चुनाव आयोग बनाएगा और चुनाव आयोग है, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था। पांचवी विशेषता है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव केंद्र चुनाव आयोग नहीं कराता है, एमएलए और एमपी के वो चुनाव राज्य केंद्र चुनाव आयोग कराता है, लेकिन राज्य का अलग से इसमें राज्य के अलग ही पदाधिकारी भी होते हैं। एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। राज्य वित्त आयोग का गठन क्या किया गया? राज्य वित्त आयोग का गठन। देखो अभी हमने पढ़ा था, एक समिति थी जी.वी.के. राव समिति ने सिफारिश की थी कि राज्य वित्त आयोग का गठन कीजिए। इसके अंदर राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, जो हर 5 वर्ष में गठन किया जाता है। उसके अंदर ये कैसे कैसे करों का कैसे किस मद में कैसे खर्च किया जाए, सारी बातें राज्यपाल द्वारा इनको निर्धारित की जाती है। यानी वित्तीय जो कितने टैक्स कर रहे हैं, सब चीजें ये निर्धारित की जाती है। 7 महत्वपूर्ण है लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण के विषय 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लेखा परीक्षण में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो 11वीं अनुसूची है वो किसके अंतर्गत है? लेखा परीक्षण। जो आपका 73वां संविधान संशोधन यानी संशोधन अधिनियम 1992 था, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, उसके अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसके अंदर लेखा परीक्षण के अंदर कितने कार्य हैं ये भी महत्वपूर्ण है। कितने कार्य हैं? 29 कार्य। कितने कार्य हैं? 29 कार्य हैं। इसमें पहला कृषि, जिसमें कृषि विस्तार 29 कार्य है। जैसे मैं शॉर्ट में आपको लिखा रहा हूं, कृषि संबंधित यानी कृषि का विस्तार करना अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा है इसका भूमि विकास। भूमि का कैसे विकास किया जाए, क्योंकि इनको दिए गए हैं 29 कार्य। कोई आपका सरपंच प्रतिनिधि ऐसे कहते हैं कि ये आप उनको बता सकते हैं अपने आपके जो सरपंच है आप ये काम कर सकते हो, और लघु सिंचाई के भी काम कर सकते हैं। लघु सिंचाई संबंधित कार्य भी सरपंच या ये संस्थाएं करा सकती हैं। पशुधन, पशुधन के कार्य, जो ऐसे पशु हैं जो दुग्ध उत्पादन संबंधित ये कार्य भी पंचायती राज व्यवस्थाओं को दिए गए हैं। एक मछली उद्योग, ऐसे नहीं है, बहुत कार्य है। मछली उद्योग का भी कार्य इससे संबंधित भी ये काम करते हैं। वन जीवन, वनों के अंदर जीवन और वन संबंधित सारे कार्य ये भी इनको ही सौंपे गए हैं। अगला है लघु वन उत्पादन। लघु वन उत्पादन का कार्य भी उनको ही दिया गया है। 8वां कार्य है इनका कि लघु उद्योग, लघु उद्योग जो छोटे कुटीर उद्योग हैं उनके ये विषय भी पंचायती राज को दिया गया है। कुटीर उद्योग और खादी ग्राम उद्योग, खादी जो भी ग्राम है, खादी ग्राम कुटीर उद्योग, इन सबको भी इनको दिया गया है। इन सबको इनको दिया गया है। ग्राम की संस्थाएं हैं तो ग्रामीण विकास का कार्य भी इनको विषय दिया गया है। ये सारे विषय याद नहीं है तो हम इनको पढ़ लें। पेयजल की व्यवस्था भी इनकी है। पेयजल की व्यवस्था भी पंचायती राज संस्था करेंगे। ईंधन और चारा पशुओं को, तो ये ईंधन एवं चारा की व्यवस्था भी, ये विषय भी इनके हैं। ईंधन और चारा और सड़क का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में, पुल है, कोई नदी है, कोई जलमार्ग है, अन्य साधन है, इनका कार्य भी ये ही करते हैं। कोई ग्रामीण विद्युत संबंधित कार्य भी इनको ही करना पड़ता है। ग्रामीण विद्युत संबंधी कार्य भी इनको करना पड़ता है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, गैर
परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। देखिए परंपरागत जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, गैर परंपरागत भी बढ़ाए जाए ऊर्जा कैसे, जिस तरह से सोलर, बायोगैस, इस तरह की जो चल रही हैं उनको भी है। एक गरीबी उन्मूलन का कार्य भी उनका ही है, गरीबी उन्मूलन का कार्य भी उनका ही है। एक शिक्षा का कार्य भी इनको दिया गया है, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तर की शिक्षा भी उनको दिया गया है। तकनीकी प्रशिक्षण का भी काम उनको, देखो बहुत सारे विषय, तकनीकी स्रोत में लिखा है, तकनीकी प्रशिक्षण का भी कार्य है, तकनीकी टेक्निकल भी ज्ञान देंगे। और ये 18 हो गए, अब आगे 29 है प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, जो पहले चलती थी, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा। प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा क्या है जानते होंगे, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। प्रौढ़ जो बूढ़े लोग थे, जो साक्षर नहीं थे, उनकी शिक्षा। अनौपचारिक जो लगातार जो नियमित विद्यालय में नहीं जा सकते, उनके लिए शिक्षा पुस्तकालय एवं वाचनालय की भी उनकी है, पुस्तकालय एवं वाचनालय। सांस्कृतिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां। अगला है कि मेले एवं हाट बाजार जैसे लगते हैं ना गाँव में, मेले वगैरह, मेले एवं बाजार के कार्य भी उनको दिए गए। मेले और बाजार, स्वास्थ्य संबंधित भी इनका काम है, जो भी स्वास्थ्य की जो भी कार्य है। परिवार कल्याण का कार्य भी इनको ही दिया गया है, परिवार कल्याण का कार्य भी इनको दिया गया है। महिला बाल विकास, आंगनबाड़ी वगैरह में लग रहे, महिला एवं बाल विकास, महिलाओं का भी, बच्चों का विकास के लिए विभाग भी अलग हो गया। तो महिला एवं बाल विकास विभाग। समाज कल्याण का काम भी करेंगे, समाज का क्या करेंगे, कल्याण करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे। और SC ST की उनसे संबंधित कार्य करेंगे, ST ST का कार्य भी करेंगे, इनके कल्याण हेतु कार्य करेंगे, SC ST के कल्याण हेतु कार्य करेंगे। सार्वजनिक PDS होती है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और अंतिम कार्य है इनका, क्या कार्य है, सार्वजनिक संपत्तियों की देखरेख, सार्वजनिक संपत्तियों की देखरेख। ये महत्वपूर्ण कार्य आप अपने आप ही सकल को काम बता सकते हैं, बहुत सारे काम उनके। और ये हमारा 13वां संविधान संशोधन था, उसके बारे में चर्चा थी। ये ग्राम पंचायतों का गठन 1940 के अंतर्गत दिया गया है। बहुत सारे काम है, शोध में मैंने बताए हैं, इनको विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए हम अगला संशोधन पढ़ेंगे, 74वां संविधान संशोधन। अगला है हमारा 74वां संविधान संशोधन। 13वां पढ़ चुके हैं, 74वां संविधान संशोधन। ये ग्रामीण से नहीं है, ये शहरी शासन 1 जून 1993 से। ये कब शुरू हुआ, 1 जून 1993, 24 अप्रैल से 1 जून से। ये शहरी क्षेत्रों के लिए है, किनके लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए है 1 जून। इनके 3 तरह के स्तर होते हैं, इसमें भी 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यहाँ भी 3 तरह के स्तर हैं। पहले पड़ता है यहाँ नगर पंचायत। नगर पंचायत का, इसको आप नगर पालिका भी कहते हैं। नगर पंचायत, फिर नगर परिषद
और अगला है नगर पालिका। तीन तरह के स्तर हैं, इनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। नगर पंचायत या नगर पालिका के इनकी आबादी 10,000 से लेकर 10 ऐसे शहर जिनकी आबादी 10,000 से लेकर 1 लाख तक है, वहां नगर पालिका का गठन किया जाता है, नगर पंचायत बनती है। और इसका प्रमुख कौन बनता है? चेयरमैन बनता है। कौन बनता है? चेयरमैन कहलाता है। अब ये नगर परिषद है, इसकी जनसंख्या 1 लाख से लेके 4 लाख तक होनी चाहिए। 1 लाख से लेके 4 लाख तक। और नगर परिषद का सभापति कहलाता है। और नगर पालिका वहां गठन किया जाता है जिसकी जनसंख्या 4 लाख से क्या हो? अधिक हो। और इसका मुखिया महापौर कहलाता है। जैसे महापौर, मेयर या महापौर कहलाता है। यानी इसकी जनसंख्या 10,000 से 1 लाख की, 1 लाख से 4 लाख की, 4 लाख से ज्यादा। चेयरमैन बनता है, सभापति बनता है, महापौर बनता है। अब इसकी 74वें संविधान संशोधन की, जिस तरह से 73वें की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसी तरह 74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसके अंदर थे विषय 29। इसमें 18 विषय। कितने विषय है इसके अंदर? 18 विषयों का समावेश किया गया है, जिसके अंदर नगरीय योजना, पूरे नगर की योजना इसके अंदर समाहित है। इसके अंदर भू उपयोग नियमन और भवन निर्माण संबंधित, भू उपयोग संबंधित जो भी कार्य है, कहाँ भवन निर्माण होगा, क्या कार्य होगा, से संबंधित इनको दिए गए हैं। और आर्थिक और सामाजिक विकास योजनाएं भी इनको दी गई हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, इनका निर्माण भी यही करेंगे। आर्थिक और विकास योजना का भी निर्माण करेंगे। सड़कें और पुल का निर्माण, ये सड़कें एवं पुल का निर्माण करेंगे। सड़क और पुल का जो 18 विषय है, सड़क और पुल का निर्माण। घरेलू कोई उद्योग है, इनसे संबंधित प्रबंधन का काम भी करेंगे। घरेलू अन्य उद्योगों से संबंधित ये प्रबंधन का काम करेंगे। ये स्वास्थ्य, स्वच्छता संबंधी कार्य भी करेंगे। स्वास्थ्य, स्वच्छता और अग्निशमन, कहीं भी आग लग जाए तो उनकी भी अग्निशमन यंत्रों की भी इनको दिया गया है कि ये व्यवस्था करेंगे। पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, ये शहर के अंदर पर्यावरण संरक्षण का कार्य करेंगे। पर्यावरण संरक्षण के साथ ये विशिष्ट आवश्यकता वाले समाज को जो भी विशिष्ट आवश्यकता होगी किसी भी चीज की, उनका संबंधित कार्य करेंगे। विशिष्ट आवश्यकता संबंधित गंदी बस्ती होनी, कहीं भी स्लम एरिया होता है ना, गंदी बस्तियों में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। गंदी बस्तियों में सुधार करेंगे। गंदी बस्तियों में क्या करेंगे? और शहरी निर्धनता होगी कहीं भी, शहरी निर्धनता का निवारण करेंगे। शहरी निर्धनता का निवारण करेंगे। शहरी निर्धनता का निवारण करेंगे। सांस्कृतिक कोई सुधार होगा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अन्य सुधार संबंधी कार्य भी किए जाएंगे। सांस्कृतिक सुधार संबंधी कार्य किए जाएंगे। सार्वजनिक उद्यान मैदान, सार्वजनिक उद्यान है, इनका निर्माण करेंगे। ये 12 नंबर पे दिया गया है, ये 13 नंबर सार्वजनिक उद्यान 12 पे है। कोई शमशान है शहर में, शमशान, कब्रिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, उनका सौदा। काजी ग्रंथों को, जो भी काजी ग्रंथों का प्रबंधन, काजी
ग्रंथों का, काजी ग्रहों का, काजी ग्रह थे ना, उनका भी प्रबंधन करेंगे। और जन्म मृत्यु का पंजीयन का काम भी इनका है। जन्म मृत्यु का पंजीयन, जन्म मृत्यु का पंजीयन करेंगे। रोड लाइट हो गई, पार्किंग का कार्य, पार्किंग भी, रोड लाइट, पार्किंग, कोई बस स्टॉप समस्त कार्य करेंगे। और कोई चमड़ा उद्योग या वेधशाला संबंधित भी ये प्रमुख कार्य करेंगे। इस तरह से लिखिए प्रमुख 18 विषय हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं करना भूले।